ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित, कैसे हैं आप? पारस, प्रीति, रीमा, संध्या, धीरू, सन्नी, अक्षु, पूजा, विमल, मनीष, रूबी, मिरिता, विशाल, संदीप, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके। और आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, और मैंने उसमें आपको आर्टिकल 41 तक मैंने आपको पढ़ाया था। और आर्टिकल 41 तक मैंने आपको बताया था कि डीपीएसपी में किस किस बारे में बात की गई है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपको केवल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ये नहीं कि आपको सारी आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अब नहीं आएगी वापस आवाज, ठीक है? बंद कर दी गई है, डोंट वरी, अब आवाज नहीं आएगी वापस, ठीक है? तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 41 आर्टिकल्स तक हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज मुझे आपको पढ़ाना है आर्टिकल 42, और इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि आपको पीडीएफ दे रही हूँ ताकि बाइलिंगुअल चीजें आपके पास पहुंच जाएं, और साथ साथ हाथ से भी लिख रही हूँ ताकि शॉर्ट नोट्स भी आपके बन जाएं, ठीक है? तो अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इनको अच्छे से करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करवाएंगे? अब हर संडे को मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिया करूंगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? मतलब सैटरडे को आपकी एक वर्कशीट पे जिसमें आपके क्वेश्चंस हुआ करेंगे 25 लगभग पॉलिटी से, और 50 लगभग आपके होंगे 25 होंगे आपके लगभग हिस्ट्री से। तो दोनों से मैं मिलाकर आपको 25 यानी 50 क्वेश्चंस दिया करूंगी सैटरडे को। सैटरडे को वो आपके अपलोड होंगे। सैटरडे को जब आपकी क्लासेस नहीं होती हैं उस दिन फिर आप बैठकर आराम से अपनी प्रैक्टिस करना, ठीक है? और अगर सैटरडे क्लासेस होंगी तो फिर वो संडे को मिलेगी वर्कशीट। लेकिन हर वीक में हमने जो पढ़ा हुआ होगा वो वर्कशीट आपको मिल जाएगी। अब आप कहोगे कि मैम हमारा सिलेबस तो बहुत आगे निकल चुका है, तो मैं पीछे से ही देना स्टार्ट करूंगी, जितना आप पढ़ चुके हो वहां से क्वेश्चंस देना स्टार्ट करूंगी। आप आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस क्लासेस कब होंगी? तो वो आपका कोर्स खत्म होने के बाद में फिर प्रैक्टिस क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी, ठीक है? पूरा प्लान मैंने आपको बता दिया है। अब आप डेली डेली इस चीज को नहीं बोलेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, एवरी वीकेंड आपको आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उन्हें बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आप खुद से अपना रिवीजन कर पाएंगे। फिर जब प्रैक्टिस क्लासेस की टाइमिंग जो होगी, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी स्टार्ट करूंगी, लेकिन अभी नहीं। तो इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है कि मैं आपको हमेशा क्या देती रहूं? क्वेश्चंस देती रहूं। 50 क्वेश्चंस आपके पास होंगे, तो आप उनको फिर प्रैक्टिस करते रहेंगे और देखते रहेंगे। और मैं ये भी बता दूंगी कि आपके किस चैप्टर से मैं सैटरडे या संडे में वर्कशीट देने वाली हूं, ठीक है? तो अब आप, मुझे लगता है कि संतुष्ट होंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि 30 भी कर दूं मैं, ठीक है? 30 वहां से और 30 वहां से, ठीक है? चलिए, अच्छा, रंजन कुमार जी कह रहे हैं मैम अच्छा पढ़ाते हो, शुरू में मैं गलत था, आपको अच्छा नहीं मानता था। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा बहुत बार होता है कि हम अच्छा नहीं मानते शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई परेशानी नहीं है, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखेंगे आर्टिकल नंबर 42 जो कि डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, ठीक है? डीपीएसपी की अगर मैं आर्टिकल की बात करती हूं तो आपको प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आर्टिकल 42 में राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। बेटा ध्यान से सुनना, द स्टेट शेल endeavor to ensure that people are required to work in suitable and human condition and shall make provisions for maternity relief to women। यानी ये कहना चाह रहा है कि हमें व्यक्ति से कैसा काम कराना चाहिए?
जिसको करने के लिए व्यक्ति परफेक्ट हो। यानी अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल देके समझाऊं, इस आर्टिकल में क्या कहा गया है कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल स्थितियां, यानी कि आपको बोला गया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति है, कोई पर्सन है। अब आपको पता है कि ये पर्सन को अस्थमा की प्रॉब्लम है। अब आपने इसको कहां पे भेज दिया? ऐसी जगह पर भेज दिया, ऐसी जगह पर काम करने के लिए भेज दिया जहां पर बहुत ज्यादा डस्ट है या जहां पर बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है, आपने इसको भेज दिया, अस्थमा का मरीज है ये, और इससे आप कह रहे हो कि आपको यही काम करना पड़ेगा। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये व्यक्ति उस काम को कर पाएगा? क्या ये व्यक्ति उस काम को करने के लिए परफेक्ट होगा? बताइए, क्या हमें एक अस्थमा पेशेंट को यहां भेजना चाहिए, या फिर मैंने एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आईसाइट बहुत वीक है और उसे हमने सेना में लड़ने के लिए भेज दिया, और जब वो फायरिंग कर रहा है तो उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या वो व्यक्ति सेना में जाने लायक है? आप मुझे आंसर देंगे, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर देंगे फटाफट से कि क्या ऐसा वो व्यक्ति करने के लायक है। वीडियो रुक रही है, 1 मिनट। एक मिनट रुकेंगे आप लोग, मैं देख रही हूं, मैं चेक कर रही हूं। अभी ठीक है, ठीक है, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं भेजना चाहिए, नहीं कर रहा है ना, नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उस व्यक्ति की हेल्थ के अकॉर्डिंग वो परफेक्ट नहीं है उस टाइम पे। ऐसे ही बेटा एक और आप एग्जाम्पल लो, मान लीजिए कि कोई फीमेल है, कोई महिला है, और वो क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, एक महिला है जो कि प्रेग्नेंट है, और आप मुझे ये बताएंगे कि प्रेगनेंसी में हम उससे काम हमें कराना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि स्टार्टिंग वर्क में, लेकिन जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसके बाद में प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो महिला प्रेग्नेंट है उसकी डिलीवरी का जब टाइम होता है तो क्या आपको उससे काम कराना चाहिए? क्या वो महिला उस समय फिट है फिजिकली? तो आप कहोगे कि मैम नहीं है। तो ये आर्टिकल ये कहता है किसी भी व्यक्ति से आप काम कराओ तो तब कराओ जब वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए कैपेबल है, जब उसके अंदर उस काम को करने की क्षमता है। और अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि अगर फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल को प्यारे बच्चे प्रसूति सहायता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैटरनिटी रिलीफ, ये दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय फीमेल जो है वो काम करने की स्थिति में नहीं रहती है, वो उस समय काम करने की स्थिति में नहीं रह पाती है। जब उसकी डिलीवरी का टाइम होता है वो उस समय उस काम को, किसी भी काम को करने में कैपेबल नहीं होती है, क्योंकि उसकी हेल्थ उसका साथ नहीं देती है। इसीलिए जो महिलाएं वर्किंग होती हैं, जो कि बाहर ऑफिसेज में काम करती हैं, जॉब में हैं, उनके लिए प्यारे बच्चों मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है। और ये अब आपको मैं बता दूं कि केवल ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब्स में, अब आपके प्राइवेट ऑफिसेज में भी फीमेल्स के लिए मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको समझ में आया। केवल ये इतनी बात करता है कि व्यक्ति चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उससे वही काम कराना चाहिए जिसके लिए वो कैपेबल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स में जाने से पहले आपका क्या होता है, फिजिकल भी होता है और मेडिकल भी होता है। ठीक है, जिन जॉब में आपके फिजिकल की जरूरत होती है वहां फिजिकल और मेडिकल तो होता ही होता है। अब तो टीचिंग में भी मेडिकल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये क्यों किया जाता है कि आप उस चीज को करने के लिए फिट हैं जिस जॉब में आप जा रहे हैं या नहीं हैं। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आगे की तरफ हम बात करते हैं। ये आर्टिकल अगर समझ में आया हो अच्छे से तो जल्दी से थम्स अप करेंगे। अब बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कीवर्ड्स याद करने हैं। आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज को याद करना है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, यानी कोऑपरेटिव बेसिस पर। यहां पे बोल रहा है ये आर्टिकल 43 एक्चुअली स्पेशली विलेजेस के लिए है, गांव के लिए है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य यानी कि जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहां पे किससे है, आर्टिकल 12 वाले स्टेट से है, आर्टिकल 12 वाले स्टेट से है। तो ये जो आर्टिकल 43 है, राज्य व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं हम, कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो घरों में किए जाते हैं।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में कुछ मतलब ऐसे काम होते हैं जो आप घर से कर सकते हो। कहा जा रहा है कि ये कहाँ की बात हो रही है, स्पेशली गांव की। गांव में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि व्यक्ति काम की तलाश में शहर की तरफ भागता है। तो अगर हम गांव के अंदर ही क्या स्टार्ट कर देंगे, कुटीर उद्योग यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करेंगे। अब ये कॉटेज इंडस्ट्रीज कोई व्यक्ति चाहे तो इंडिविजुअल ओपन कर सकता है, यानी कि व्यक्तिगत आधार पे भी ये काम कर सकता है। ठीक है, और अगर वो चाहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री में ही थोड़ा बड़ा काम हो जाए तो वो क्या कर सकता है, सहकारिता के आधार पर यानी कि कोऑपरेटिव बेस पर भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये कहाँ की बात की जा रही है, आप कहोगे कि मैम ये बात की जा रही है गांव में, ताकि व्यक्तियों को अपना घर छोड़कर गांव से बाहर न जाना पड़े और उन्हें गांव में ही काम मिल जाए। तो जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जो कुटीर उद्योग होता है, वो बहुत कम पैसे में उनका स्टार्टअप हो जाता है। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि घर में महिलाएं बैंगल्स बनाती हैं, बिंदियां बनाती हैं, या फिर अचार हो गया, पापड़ हो गया, ये सब कहाँ बनता है, घर में बनता है। तो इस तरह के अगर आप कर सकते हो तो छोटे छोटे उद्योग अपने घर में स्टार्ट कर सकते हो और कमाई कर सकते हो। इसके लिए आपको घर से जाने की बाहर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कोऑपरेटिव बेस पे इनको स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए कि अगर हमने कोई दूध की डेयरी खोल दी तो उसमें बहुत सारे लोगों को क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। या हमने अचार और पापड़ का काम बड़े लेवल पे स्टार्ट कर दिया और उसमें बहुत सारी महिलाओं को शामिल कर लिया तो उन्हें क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो कॉटेज इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो गांव के लिए बहुत अच्छा है। और प्यारे बच्चे, गांव के डेवलपमेंट के लिए ये आपकी गांधी जी की विचारधारा पर आधारित आर्टिकल है। समझ आया ये आर्टिकल। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो छोटे छोटे काम हम घरों में या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर सहकारिता के आधार पर यानी कि कई लोग मिलकर एक काम को शुरू कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो प्यारे बच्चे जल्दी से क्या करना है, थम्स अप करना है या फिर स्माइली देनी है। आपका पूरा फोकस क्लास में होना चाहिए, केवल और केवल क्लास में। आप एक समझदार बच्चों की तरह बिहेव करेंगे और पूरा फोकस अपने बोर्ड पे रखेंगे और मेरे लेक्चर पर। ये आपको रटना नहीं है, केवल समझना है। अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो आर्टिकल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे देखिए। अब आपका 43 का जो ख है, अगर मैं इसको प्यारे बच्चे इंग्लिश में बोलूं तो आर्टिकल 43 का बी। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल लेटर। और कैपिटल लेटर का मतलब मैंने बताया था कि कोई भी आर्टिकल अगर कैपिटल लेटर में है, इसका मतलब उसको बाय द अमेंडमेंट यानी कि संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अब इसमें है क्या, तो आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 43 के बी में सहकारी समिति की बात की गई है। इसमें प्यारे बच्चे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब कई लोग मिलकर एक साथ आर्थिक आधार पर एक साथ आर्थिक आधार पर जब कोई लोग मिलकर एक साथ आर्थिक आधार पर जुड़ते हैं किस आधार पे जुड़ेंगे, इकोनॉमिक बेस पर। आर्थिक आधार होगा यानी उनका एक उद्देश्य होगा कि हमें इकोनॉमिक बेस पर यहाँ पे एक साथ जुड़ना है। और इसका एक एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, डेयरी उद्योग। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ही आपका एक एग्जाम्पल है, डेयरी उद्योग। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फॉर्मेशन की बात कहां पर है,
आर्टिकल 43 के बी में। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इन्हें लोगों की भलाई के लिए बढ़ावा देने के लिए कि लोगों का इससे कल्याण हो सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव बेस पर जब आपकी इंडस्ट्रीज स्टार्ट होंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी, तो उसमें कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इस आर्टिकल को प्यारे बच्चे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। यानी जब बहुत सारे लोग इकोनॉमिक बेस पर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और उनका उद्देश्य होता है आर्थिक आधार पर जुड़ना, तो उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेयरी इंडस्ट्रीज या डेयरी उद्योग, ठीक है। और इसमें किसकी बात की गई है? सहकारी समितियों के फॉर्मेशन की या गठन की। केवल इतना ध्यान रखना है, आर्टिकल 43 कोऑपरेटिव सोसाइटीज और आर्टिकल 43 के बी को किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है? तो आप कहेंगे कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, ठीक है। 43 के बी में आपको क्या कीवर्ड्स याद करने हैं? पहला इसमें क्या है? तो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों के गठन की बात है, समितियों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इस आर्टिकल को क्या किया गया है? एड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है। और किस आधार पर जोड़ा गया है? तो आप कहेंगे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, इस आधार पर जोड़ा गया है, ठीक है। 40 सेकेंड भी बताऊंगी विभीषण कुमार जी, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब बताऊंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। आगे देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल 44, बहुत सिंपल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, केवल इतना ही याद रखना है, यूसीसी। आपने अभी इसको बहुत ज्यादा, अगर आप करंट अफेयर से जो है जुड़े रहते हैं, तो ये बहुत आपका चर्चा का विषय रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, बहुत सारे लोग इसको समझ ही नहीं पाते। एक्चुअली हम करंट अफेयर्स इसलिए भी याद नहीं कर पाते कि हमें बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं। तो जब मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती हूं, तो इसमें देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, पहले आप मेरी बात सुनेंगे अच्छे से। आपने सुना होगा कि एक तो होते हैं आपके यहां पर आपराधिक मामले, है ना, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जिनको आप कहते हो क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस आपने सुने होंगे। और एक होते हैं प्यारे बच्चों आपके यहां पर सिविल मामले, सिविल मामले यानी कि सिविल मैटर्स भी कह सकते हो आप इनको, क्रिमिनल मैटर्स या सिविल मैटर्स, ठीक है। सिविल मैटर्स, ये आपके दो तरह के यहां पर मामले होते हैं और इसी में इन्हीं के लिए कानून बना हुआ है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कभी नहीं रटने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपराधिक मामले में प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपराधिक मामले हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, इसमें क्या आता है, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी के घर में चोरी कर दी, किसी के साथ मारपीट कर दी, तो ये सब किस में आते हैं? क्रिमिनल केसेस में आते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है सी, ठीक है। ये व्यक्ति जो है वो हिंदू है, ठीक है, ये व्यक्ति जो है वो मुस्लिम है, ठीक है, ये व्यक्ति जो है वो सिख है, ठीक है। आप ऐसा मानो हिंदू और मुस्लिम, बस दो मानो। अब इसने जो हिंदू है ए, इसने क्या किया है? मर्डर किया है। ध्यान से सुनना, इसने क्या किया है? इसने मैम मर्डर किया है, हत्या की है। और प्यारे बच्चों बी ने क्या किया है? तो इसने भी हत्या यानी कि मर्डर की है। अब ये क्रिमिनल लॉ ये कहता है, ध्यान से सुनना, क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि इन दोनों का अपराध क्या है? दोनों का अपराध समान है, दोनों का जो क्राइम है वो इक्वल है। तो क्योंकि अपराध समान है इसलिए सजा भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। यानी आपका क्रिमिनल लॉ ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है या फिर वो मेल है या फिर वो फीमेल है,
उसे कोई मतलब नहीं इन चीजों से, वो तो सिर्फ देखेगा कि आपने समान क्राइम किया है तो आपको सजा भी समान मिलनी चाहिए। अगर कंडीशंस अलग अलग होंगी, जैसे मान लो कि बी ने सेल्फ डिफेंस में क्राइम किया है तो सजा अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का एक ही उद्देश्य था, दोनों ने जानबूझकर मर्डर किया है, दोनों मर्डर में इन्वॉल्व थे, तो दोनों को समान सजा होगी। लेकिन सिविल केसेस में कैसे मामले आते हैं? जैसे बेटा आपका तलाक का मामला, डाइवोर्स आता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स आते हैं, ठीक है, विवाह से संबंधित और भी आपके मामले आते हैं। अब इनमें क्या हो जाता है, इनमें प्यारे बच्चों आपका जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ वो अलग है, और जो आपका मुस्लिम लॉ है वो आपका अलग है। यहां पर क्या है, दोनों के लिए कानून अलग अलग हैं। तो ये यूसीसी कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि ऐसा क्यों, ये गलत है, इसे खत्म करो, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये आप गलत करते हो। जब यहां पे तलाक के बाद हिंदू महिला को एलिमनी मिलती है तो मुस्लिम महिला को भी मिलनी चाहिए। जब हिंदू महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार है तो मुस्लिम महिलाओं को भी मिलना चाहिए। यानी कि यहां पे ये सब कह सकते हैं कि सिविल केसेस को भी क्या करने का कहा जा रहा है कि इन दोनों लॉ जो यहां पे अलग अलग बने हुए हैं इन्हें एक करो, इन्हें समान करो। तो ये है आपका यूसीसी। और प्यारे बच्चे यूसीसी सबसे पहले कहां पर इंप्लीमेंट था? आपके यहां पर एक राज्य था गोवा, और दूसरे नंबर का आपका राज्य बना है उत्तराखंड, जिसने कह दिया है कि सिविल मामलों में भी कानून एक ही होगा। सिविल मामलों में भी हम कानून को एक रखेंगे जैसे कि आपराधिक मामलों में रखते हैं। तो ये आपका आर्टिकल कहता है कि इसे पूरे देश में लागू करना सरकार का कर्तव्य है, और सरकार इस पर काम भी कर रही है। आपको ये बात समझ आई? अगर समझ में आई तो प्यारे बच्चे स्माइली देंगे और थम्स अप देंगे, ठीक है। अगला देखिएगा आर्टिकल 46। अब आप कहोगे कि आर्टिकल 45 कहां है? चलो पहले 45 पढ़ा देते हैं, फिर आर्टिकल 46 पे मैं जाऊंगी। ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 45 इसमें कहा गया है कि जो आपके 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं, 0 से 5 वर्ष के बच्चे, इस एज के जो बच्चे हैं, ठीक है, चिल्ड्रन, 0 से 5 वर्ष के बच्चों की देखभाल यानी कि केयर और शिक्षा, यानी कि एजुकेशन देना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी इसमें किसकी बात है? 0 से 5 वर्ष के बच्चों की बात है कि 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी केयर, उनकी देखभाल करना और आपके उनकी शिक्षा उनको दिलाना राज्य का कर्तव्य होगा। तो केवल आपको ध्यान रखना है 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 45। प्यारे बच्चों, इस आर्टिकल नंबर 45 में पहले क्या था? ठीक है, देखो आर्टिकल नंबर 45 की अगर मैं बात करती हूं 2002 से पहले, तो इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या देना है? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये पहले कहां पर था? 2002 से पहले आर्टिकल 45 में था। हाँ ठीक है, चलो इसे 0 से 6 कर लो भाई, तुम लो, 1 मिनट रुको, ये लो 0 से 6, ठीक है।
तो यहां पे क्या था, पहले ये था, लेकिन आपको पता है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसे क्या कर दिया गया, आर्टिकल 21 के ए में डाल दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 21 के ए में इसको डाल दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि इसे वहां डालकर क्या बना दिया गया, एक मौलिक अधिकार। और आज के समय में ये एक मौलिक अधिकार है और ये एक डीपीएसपी है। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 45। वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। सबका कमेंट मुझ तक आ रहा है बेटा, सबका कमेंट आ रहा है, सबकी चीजें देख रही हूं मैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 46। इतना लंबा मुझे पढ़ना ही नहीं है और ना मुझे पढ़ाना है, आपको इतना लंबा पढ़ना नहीं है। अब मैं लिख रही हूं इसको, देखो ध्यान से। आर्टिकल नंबर 46, एक्चुअली इसमें किसकी बात हो रही है और क्या बात हो रही है वो आपको जानना है। इसमें बात हो रही है प्यारे बच्चों वीकर सेक्शंस की। वीकर, जो आपके वीकर सेक्शंस होते हैं उनकी बात हो रही है। वीकर सेक्शंस यानी कि कमजोर वर्ग। ठीक है, और कमजोर वर्ग आपके यहां पे किसको माना गया, तो आप कहेंगे मैम एससी यानी कि अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति इसको वीक माना गया है। एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति इनको मैम हमारे यहाँ पर वीक मानते हैं, और फीमेल्स भी आती हैं, लेकिन इसमें स्पेशली बात की गई है एससी और एसटी, और जिसमें आप सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, वीकर सेक्शंस को मानते हैं। ठीक है, तो इनके लिए कहा गया है कि इन दोनों की आपको क्या करनी है, इन दोनों को राज्य मतलब जो सरकारें हैं, एक तो उनके साथ जो सामाजिक अन्याय तथा शोषण से उनकी रक्षा करनी है। तो क्या क्या काम करना है इनके लिए, सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा, और शोषण से सुरक्षा। ये हो गया बेटा शॉर्ट नोट्स। आप हमेशा बोलते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। यानी राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषतः एससी एसटी के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा, और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से, यानी जो इनके साथ सोशल जस्टिस होता है उससे इनको प्रोटेक्शन देगा और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन देगा। साथ साथ इन दोनों के लिए और क्या करेगा कि इनकी शिक्षा के लिए यहां पर प्रबंध करेगा, एजुकेशन के लिए, और इनको रोजगार भी देगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी देगा। तो आपने देखा है कि राज्य इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस करता है। राज्य इनको क्या दे रहा है, रिजर्वेशन दे रहा है। राज्य इनको हर जगह, यहां तक कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है। तो प्यारे बच्चे एससी एसटी की बात किस आर्टिकल में है, 46 में है। और ये जो वीकर सेक्शन है, इसमें वीकर सेक्शन में स्पेशली एससी एसटी की बात इस आर्टिकल में की गई है कि एससी एसटी के लोगों की शिक्षा, क्योंकि इनको पहले शिक्षा से वंचित रखा गया, तो इनको शिक्षा दी जाएगी। साथ साथ इनको रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा, और इसके साथ साथ जो इनके साथ सोशल इनजस्टिस होता है और जो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो इनके साथ सामाजिक अन्याय होता है और इनका शोषण होता है, उससे इन्हें सुरक्षा दी जाएगी। यह है आपका आर्टिकल नंबर 46। ठीक है, बात समझ आ गई, बहुत बढ़िया। अब आर्टिकल 47 जो है वो तुम पर लागू होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि भैया जो भी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो भी आपको ऐसी कोई भी चीज खानी या पीनी नहीं चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपकी किडनी फेल होती है, आपका लीवर जो है
काम करना बंद कर देता है। तो ध्यान से सुनिएगा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। कौन लगाएगा? राज्य। आप कहोगे मैम वो सब तो बिकता है, यानी अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो आपको शराब नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, तंबाकू नहीं खाना, ड्रग्स नहीं लेना, इन सब चीजों से खुद को दूर रखना है। क्यों रखना है मैम? क्योंकि इससे आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको ये सब काम नहीं करना है। समझ आई बेटा? तो ये सब आपको नहीं करना है। और आप कहोगे कि लेकिन ये तो देश को बोला गया है, देश की सरकारों को बोला गया है कि इन पर आप क्या लगाओ, इन पर आप जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, आप इन पर प्रतिबंध लगाओ। लेकिन राज तो लगा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है भैया? लगाया उसने क्या किया? देखो, पहले किस स्टेट ने प्रयास किया? गुजरात ने और बिहार ने। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने प्यारे बच्चे अपने यहां पर जो शराब है, ठीक है, उस पर पूरी तरीके से क्या लगाया? पूर्ण प्रतिबंध लगाया। लेकिन बेटा आपको मैं बता दूं तो यहां पे फिर ब्लैक में शराब बिकना शुरू हो गई, लेकिन पीना बंद नहीं हुआ। तो कुछ चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी। आपको यहां पर एक पैकेट मिलता है जो कि सिगरेट का पैकेट होता है। इस पर लिखा होता है कि सिगरेट पीने से आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपको कैंसर हो सकता है। सरकार लगातार आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बता रही है तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना। इवन अब तो जब पिक्चर्स आती है और कोई उसमें शराब वाला सीन होता है तो उसमें लिखा रहता है शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जब आपको बताया जा रहा है कि भैया ये आपके लिए हानिकारक है तो आपको नहीं पीना चाहिए, आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको तो किडनी खराब करनी है, लीवर खराब करना है। आपको खुद अपने आप को जब कहना है कि आ भैंस मुझे मार, तो भैंस तो मारेगी बेटा। तो आपको ये नहीं करना है। सरकार प्रतिबंध लगाएगी, लेकिन जो नशे करने वाले लोग होंगे वो वहां पर भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। राज्य आपको क्या कर रहा है? राज्य आपको प्यारे प्यारे बच्चों बार बार यहां पे सरकारें आपको दिखा रही हैं कि ये हार्मफुल है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो। और सरकार में इसे पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर रही? देश में ही क्यों नहीं बंद कर देती? क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स यहीं से आता है। वो ऐसा कभी नहीं करेगी, ठीक है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तो सुट्टे लगाना, शराब पीना आपके लिए ही हानिकारक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा दारू मिल रही है, वही तो मैं भी बता रही हूं कि बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग तो नहीं मान रहे, लोग तो फिर भी कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, आर्टिकल 48 का शॉर्ट नोट्स क्या हो सकता है मैम? आर्टिकल 48 में देखिएगा प्यारे बच्चे क्या बोला गया है। आर्टिकल 48 में बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। पहले तो इसमें दो चीजों की बात है। पहला पॉइंट है कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बात है, और दूसरी बात है पशुपालन पूरे आर्टिकल में, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। और आपका मतलब किसकी बात की गई है? तो आप कहोगे कि मैम आपके एग्रीकल्चर। तो इन दोनों को क्या करने की बात है कि इन दोनों को जो सरकारें हैं वो इनको आधुनिक और वैज्ञानिक बनाएं, आधुनिक और वैज्ञानिक, आधुनिक और वैज्ञानिक बनाएं। यानी कि इनको क्या करना चाहिए? द स्टेट इज ट्राइंग टू मेक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री मॉडर्न एंड साइंटिफिक, मॉडर्न बनाना है और साथ साथ आपको साइंटिफिक बनाना है, साइंटिफिक। और ये कहा गया है कि जो आपके पालतू पशु हैं, पालतू पशु, ठीक है, पशु जो पशु हैं उनको हत्या नहीं करनी है, यानी कि हत्या पर भी प्रतिबंध है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाय, एग्जाम्पल में लिखिएगा गाय, यानी कि काऊ, यानी जो भी आपके दुधारू पशु हैं,
पशु में भी कौन से पशु, अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दुधारू पशु, जो भी आपको दूध देते हैं, दुधारू पशु, इनकी आपको हत्या नहीं करनी है, इनकी हत्या पर प्रतिबंध है। क्योंकि अभी आप पूछने लग जाते हैं कि फिर बकरे को क्यों मारते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि दुधारू पशु यानी कि जो मिल्च एनिमल्स होते हैं, जो दूध देते हैं, दुधारू पशु किसे कहते हैं, मिल्च एनिमल्स को कहते हैं। तो ऐसे पशुओं की हत्या नहीं करनी है। साथ साथ आप कृषि और पशुपालन में नए नए इनोवेशंस लेकर आइए, नए नए रिसर्च करिए, और सरकार ऐसा कर रही है। आपको ध्यान होगा तो सरकार अब क्या कर रही है, ड्रोन के थ्रू मिट्टी का जो आपकी कृषि है, वो मिट्टी कैसी है, वहां पर कृषि कैसी हो सकती है, कितनी प्रोडक्टिविटी हो सकती है, ये सब ड्रोन के थ्रू पता लगा रही है। नए नए रिसर्च लेकर आ रही है ताकि फसलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। और उसके बाद पशुपालन में भी कहा जा रहा है कि इनकी नस्लों में सुधार करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब क्या करना चाहिए, आपको यहां पर राज्य को करना चाहिए। तो राज्य इसमें प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? बेटा दुधारू पशु, मुर्गा आपको दूध नहीं देता है, थोड़ा पढ़ो मैं क्या लिख रही हूं, ठीक है, आगे चल सकते हैं। बस इतनी बात है, ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट्स। अभय कुमार जी, मैंने रीजन दिया क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स वहीं से आता है, वो पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाएगी। लगा के देखा ना, बिहार ने और गुजरात ने लगा के देखा, लेकिन वहां कौन सी बंद हो गई, फिर वहां ब्लैक में बिकना शुरू हो गई, पीने वाले अब भी पी रहे हैं। यानी कुछ चीजें आपको खुद से करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि हर चीज की जिम्मेदारी सरकार की है। आप कहोगे कि उसमें बोल दिया गया है कि हमारे बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार के, तो बच्चे पैदा करते चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है, आपकी भी जिम्मेदारी है। क्लियर है? आगे देखिएगा। अब देखना आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में किसकी बात की जा रही है, एक कीवर्ड पकड़ना होता है बस हर आर्टिकल से। आर्टिकल 49 कह रहा है कि जो सरकारें हैं उसमें हमारे जो भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, केवल इतना ही याद रखो, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल एंड आर्टिस्टिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक स्थान, ऐतिहासिक एवं कलात्मक स्थान, ठीक है, इनका क्या करना है, इनकी भैया हमारी जो देखो, राज्य प्रत्येक स्मारक कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया है, इनका क्या करेगा, राज्य इनकी सुरक्षा करेगा। अब मैम ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल लिखिए बेटा, शीश महल, शीश महल, एग्जाम्पल लिखिए ताजमहल, एग्जाम्पल लिखिए लाल किला, एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे, मतलब इस तरीके के जो भी आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो भी आपके संसद ने उनको ऐतिहासिक स्थल घोषित कर दिया है, तो सरकारों का यह कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करें। 48 का ए भी बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। जो 42 के थ्रू ऐड किए गए हैं वो सारे आर्टिकल एक साथ हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये आपका स्टेट, आपकी जो सरकारें हैं वो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर जो विदेशी यात्री, जो फॉरेनर्स आते हैं, वो आपके ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए भारत में आते हैं। साथ साथ आप लोगों को भी सरकार को कोऑपरेट करना है। आप घूमने जाओगे तो आप क्या करोगे, लाल किला हो या कोई भी, वहां पे दिल बनाओगे, उसमें तीर बनाओगे, उसमें गर्लफ्रेंड का अपना नाम लिखोगे, फिर और तो और हद हो जाती है कि पेड़ों को खोदकर उस पर भी दिल बनाने लग जाते हो, वहां पर भी नाम लिखने लग जाते हो। तो ये सब क्या है, आपकी बेवकूफी है। ऐसा करने से आप केवल और केवल सरकार का खर्चा बनाते हैं, खर्चा बढ़ाते हैं, और जो आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको आप गंदा करते हैं।
तो ये मैं आपको बताऊंगी कि कलात्मक स्थान एग्जाम्पल लिखे हुए अमित कुमार वर्षा, फिर भी आप पूछ रही हैं शीश महल, ताजमहल, लाल किला, आपका उसके अलावा हवा महल हो गया, ठीक है, जयपुर में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, रानी की बाव हो गई, ये सब क्या है, ये सब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। और ये सब आपको क्या करना है, इनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी है बेटा, ये सब नहीं करना है। नाम लिखने से गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है, नाम लिखने से बॉयफ्रेंड नहीं मिलता है, पेड़ों को खोदने से रिलेशनशिप नहीं बनते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए हमें। हम इससे क्या करते हैं, अपनी सरकार के खर्चों को बढ़ाते हैं। समझ आ गई आपको, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कैसे पता, क्योंकि मैंने देखा है बना हुआ, उसमें लिखा रहता है, बनाते हैं लोग, नहीं मानते हैं, कितना भी उन्हें मना किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आर्टिकल नंबर 50, बहुत इजी है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 50। बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, सीधा क्वेश्चन आता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 50 में है। आर्टिकल नंबर जो आपका 50 है प्यारे बच्चे, इसमें ये कहा गया है कि जो आपकी कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब इसमें कौन कौन आता है, राष्ट्रपति आते हैं, ध्यान से सुनना, कार्यपालिका में आपके उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, आपके जो है यहां पर प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आती है, और इसमें महान्यायवादी आते हैं, महान्यायवादी। ठीक है, तो इनसे कहा गया है कि इन सभी से किसको दूर रखना है, इन सभी से न्यायपालिका को दूर रखना है, क्योंकि ये सब कौन है, सरकार है। इनको मिलाकर क्या कहा जाता है, केंद्र की सरकार में आपके जैसे हम कह सकते हैं संघीय कार्यपालिका है, और कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। तो इस कार्यपालिका से आपकी जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखना है, क्योंकि जिस दिन आपकी कार्यपालिका का इंटरफेयर, आपकी कार्यपालिका का जो इंटरफेयर है वो जुडिशरी में शुरू हो गया तो न्याय नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यायाधीश को लालच देने लगेंगे, अरे तुम हमारे फेवर में जजमेंट दोगे तो हम तुम्हें उस पद पर बिठा देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम तुम्हें इतने पैसे दिलवा देंगे, हम तुम्हें एमएलए एमपी की पोस्ट गिफ्ट कर देंगे। तो लालच देकर जजमेंट पे असर हो सकता है, और इसलिए यहां से और यहां से इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कहा गया है। ये आपको याद नहीं करना है, ये केवल समझाने के लिए था। यानी सिंपल क्या याद रखना है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यानी सेपरेशन द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। राज्यपाल भी आता है सुमन, वो आते हैं आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, ये आपका 50। अब देखिएगा आर्टिकल 51, बहुत बड़ा लिखा है, चलिए शॉर्ट कर देते हैं। आर्टिकल 51 में है प्यारे बच्चों फॉरेन पॉलिसी, आर्टिकल 51 में है विदेश नीति, विदेश नीति। अब ये फॉरेन पॉलिसी क्या होती है मैम, जैसे आप सुनते हैं आज मोदी जी यूएसए गए, वहां पर मोदी जी ने जाकर यूएसए के साथ संधि किया, समझौता किया, तो वो क्या हो गया, फॉरेन पॉलिसी। आज आपने पढ़ा कि भाई पाकिस्तान जो है वो भारत का दुश्मन है, तो ये भी किसका हिस्सा है, फॉरेन पॉलिसी। हमें किससे दोस्ती करनी है, किससे दुश्मनी करनी है, किससे रिलेशन खराब हो गए किसी देश से, तो उसके साथ कैसे रिलेशंस को सही करना है, किस देश के साथ कौन सी संधि करनी है, कौन से समझौते करने हैं, ये सब किस में आता है, फॉरेन पॉलिसी में। और फॉरेन पॉलिसी कहां पर होती है, देश के अंदर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है। यानी कि आप दूसरे देशों के साथ में, अमेरिका भारत के साथ, आपका भारत अमेरिका के साथ, भारत रूस के साथ, भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ कैसे रिलेशंस बनाएगा, किसी के साथ उसका झगड़ा हो जाएगा तो कैसे सॉल्व करेगा, किसके साथ वो आपका एग्रीमेंट करेगा, कौन सा समझौता या संधि करेगा, ये सब किस में आता है, आर्टिकल 51 में आता है। समझ आई बात, तो ये आपका आर्टिकल 51। केवल एक बात याद रखना, फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति, और ये कहां होती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर।
इंटरनेशनल लेवल पर, यानी दूसरे देशों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, कैसे संबंध बनाए जा सकते हैं, कैसे आपके झगड़ों को सुलझाया जा सकता है, ये सब। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 51 में है। अब मैं आपको वो आर्टिकल्स बताऊंगी जिनके लिए आप बहुत देर से मुझसे बात कर रहे हैं कि आपने कुछ आर्टिकल्स नहीं बताए। तो वो आर्टिकल्स हमने एक साथ लिखे हुए हैं, उन आर्टिकल्स के बारे में पढ़िएगा। एक मिनट बेटा, देखो पहले तो मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट डाला है, कौन कौन से नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। Which directive principle of state policies have been added to Part 4 by the 42nd Constitution Amendment 1976? कब हुआ था ये? 1976 में। तो देखो अब ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके जोड़े गए हैं। जैसे पहला आर्टिकल प्यारे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 39 का कैपिटल ए। जो भी आपके 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं सबको मैंने एक जगह रख लिया है ताकि आप एक साथ इसको यहां पर रख सकें। ठीक है, तो आर्टिकल 39 के ए में क्या कहा गया है, बहुत शॉर्ट में है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता। यानी प्यारे बच्चों इसमें यह कहा जा रहा है कि सभी को कानून समान न्याय देगा, इक्वल जस्टिस देगा, और जिसके पास में अपना खुद का वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं उसे सरकारी वकील देगा। समान न्याय यानी इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड का मतलब है कि सरकारी वकील सरकार की तरफ से उस व्यक्ति को प्रदान करना जिसके पास खुद का वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये कौन करेगा इसके लिए प्रयास? राज्य करेगा, यानी देश की सरकारें करेंगी। तो आर्टिकल 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना, समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता। सिर्फ इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद प्यारे बच्चों आर्टिकल 43 का ए, 43 और इसमें भी कैपिटल ए, ध्यान से 43 का उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी ये आर्टिकल कह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो आपके उद्योग होते हैं, उसमें सबसे नीचे के कर्मचारी का भाग लेना भी जरूरी है। सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसी नीतियां बनाए कि उस कर्मचारी का उस मैनेजमेंट में पूरा पूरा योगदान हो, वो भी पूरी तरीके से उसमें भागीदार हो। यानी कि अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें सभी एम्प्लॉयज को, सभी वर्कर्स को शामिल करके लिया जाना चाहिए। यानी नीचे वाले व्यक्ति जो सबसे नीचे स्तर पर होता है उससे भी सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट आपका देखेंगे आर्टिकल जो भी आप पूछ रहे थे 48 का आर्टिकल 48 का ए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट को हम हार्म कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कौन से रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। दिन पर दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके ग्लेशियर्स के पिघलने की जो है मंशा है, मतलब सॉरी आशंका है, और अगर ऐसा हो गया तो कितनी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, बाढ़ में आपके जो ये बाढ़ का आना या ज्वालामुखी विस्फोट होना या फिर आपके टेम्परेचर में इतनी ज्यादा वृद्धि होना, ये सब किस कारण से हो रहा है? क्योंकि हम लोग पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है 39 का ए, समान न्याय तथा निशुल्क विधिक सहायता, 43 का ए, आपके मैनेजमेंट में जो वर्कर्स हैं उनका भाग लेना, और 48 का ए आप कहेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा रखना। ये सब आपके क्या हैं? 42nd अमेंडमेंट। और अब आपका नया का चैप्टर होगा मूल कर्तव्य। मैम क्या अगर ये सारे सुविधाएं ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते रानी।
मैंने पहले ही आर्टिकल में बताया था कि आप डीपीएसपी को लेने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि डीपीएसपी राज्य के लिए निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं, आप उससे जबरदस्ती नहीं ले सकते। और मैंने आपको भी तो बोला है कि कमेंट मत किया करो, मैं आपको भी तो डायरेक्शंस देती हूं, क्या आप मानते हो? नहीं मानते हो, क्योंकि ये केवल डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं। ठीक है, निर्देश देने के लिए आप निर्देश दे सकते हो, मानना ना मानना सामने वाले की बातें हैं। और सरकार ऐसा काम करती है जिससे आपका कल्याण हो, आपके लिए बहुत सारी स्कीम्स लाती है, आपके कंफर्ट के लिए और भी बहुत सारे काम करती है। तो धीरे धीरे सरकार डीपीएसपी पर काम कर रही है, बहुत सारे डीपीएसपी आपको दिए जा चुके हैं, जो नहीं दिए गए उन पर भी काम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये कल हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो देखिएगा, आर्टिकल 42 मैंने कहा कि काम करने के लिए व्यक्ति की जो हेल्थ है उस काम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी व्यक्ति फिजिकली फिट होना चाहिए जो भी काम वो करने जा रहा है। आप व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ को देखते हुए ही उससे वो काम करवाएं। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला है आपका 43 कॉटेज इंडस्ट्रीज। केवल इतना ध्यान रखना है, 43 के बी में आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस अमेंडमेंट के थ्रू? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 के थ्रू जोड़ी गई हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आपका पहला राज्य गोवा था और अब आपके दूसरा राज्य उत्तराखंड बन चुका है, जहां पर इसे लागू किया गया है। आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा और देखभाल की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 45 में। उसके बाद आर्टिकल 46 में SC ST की शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट और उनको सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा से बचाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, क्योंकि इनको हम वीकर सेक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे आर्टिकल 47 में कहा गया है कि कोई भी ऐसी चीज आपको उसका सेवन नहीं करना जो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगला आप देखेंगे 48, इसमें कृषि और पशुपालन की बात की गई है और कहा गया है कि इन्हें आप आधुनिक और वैज्ञानिक बनाएंगे। साथ साथ दुधारू पशु यानी कि जो मिल्क एनिमल्स होते हैं उनकी हत्या यानी स्लॉटर पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आगे 49 में आपको मैंने बताया कि जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं और जो संसद ने उन्हें कह दिया है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और राष्ट्रीय महत्व के हैं, ठीक है, यानी कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, तो उनकी सुरक्षा करना सरकारों का कर्तव्य होगा। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे आगे हम अगर बात करेंगे तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने की बात, क्योंकि न्यायपालिका अपना जस्टिस अच्छे से नहीं कर पाएगी अगर यहां पर इनका सेपरेशन नहीं हुआ तो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 51 फॉरेन पॉलिसी, यानी कि विदेशों के साथ हमारे कैसे रिलेशंस हैं जो आपके अन्य देश हैं। ठीक, डीपीएसपी आपके 42 के थ्रू कौन कौन से डीपीएसपी जोड़े गए हैं? तो 39 का ए समान न्याय तथा निशुल्क विद्युत सहायता, 43 का बी मैनेजमेंट में आपके कर्मकारों का भाग लेना और 48 का ए पर्यावरण से सुरक्षा। कल हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों मूल कर्तव्य, यानी कि आपके यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज। आपके 1 मिनट है तो जल्दी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मैम ओबीसी बीकर क्लास में नहीं आता है अपू तलहा अंसारी, लेकिन उस आर्टिकल में SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया जाता है, इवन EWS को भी दिया जाता है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, अगर आप हैप्पी हैं तो प्लीज स्माइली और थम्स अप के साथ ही बाय करना, ताकि मुझे ये पता चले कि आपका रिस्पॉन्स कैसा था क्लास के अंदर। पॉलिटी कब तक हो जाएगी? जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपकी पॉलिटी खत्म करने के लिए। प्यारे बच्चे लास्ट अगस्त या फिर सितंबर फर्स्ट वीक तक मैं पॉलिटी आपकी खत्म कर दूंगी और हिस्ट्री आपकी अगस्त तक खत्म कर दूंगी। डेली आपका यही क्वेश्चन होता है, कितना भी बोलो आपको, लेकिन आप नहीं सुधरने वाले। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको एडवांस में PDF मिल जाएगी, पढ़कर आना, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज को मैं आपको यहां पर सिर्फ समझाऊंगी की पॉइंट से, तो पढ़कर आना। आज ही आपको PDF मिल जाएगी क्लास के साथ। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।
उनतालीस